हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इसके पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लेकिन इसमें हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। यदि आपने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं। तो डच भारत में दूसरी यूरोपियन कंपनी थी जो कि भारत में आई थी, लेकिन इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद होती है। तो पहले नंबर जो होती है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है, दूसरे नंबर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और तीसरे नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन आने की क्रम में बात करें कि भारत पहले कौन आई थी, तो भारत सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 1902 में इसकी स्थापना होती है और ये जो है भारत में 1905 ईस्वी में आते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना होती है और वो 1608 ईस्वी में भारत आती है। इन्होंने जो है वही रास्ता चुना जो कि वास्को डी गामा ने चुना था, यानी कि द केप ऑफ गुड होप रास्ते से होकर ये लोग भी आए थे, जो कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। उसी रास्ते से वास्को डी गामा आया था भारत कालीकट के स्थान पर, और उसी रास्ते से जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को नीदरलैंड को जो निवासी हैं उनको डच कहा जाता है। जो नीदरलैंड के निवासी हैं उन्हें डच कहा जाता है। और अक्टूबर 2019 में नीदरलैंड का जो नाम हॉलैंड था उसे वहाँ के जो शासक के द्वारा हॉलैंड नाम को छोड़ दिया गया है, यानी कि अब से उसका नाम 2019 से उसका नाम हॉलैंड नहीं रहेगा। 1556 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमैन भारत आने वाला पहला डच नागरिक था। तो पहला डच नागरिक जो था भारत आने वाला वो कार्नेलिस डी हाउटमैन था, जो कि भारत आया था पहली बार। आगे देखेंगे हम 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इसकी स्थापना जो 1602 ईस्वी में होती है और ये कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आती है। इसने अपना पहला केंद्र जो है मसूलीपट्टनम में खोला। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला जो केंद्र था वो मसूलीपट्टनम में खोला था और भारत में 1605 ईस्वी में आते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है और भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र भी डचों ने शुरुआत किया था। भारत में व्यापार जो कि वस्त्रों का केंद्र था, इसकी शुरुआत डचों ने किया था। अब इनके पतन का कारण क्या है उसे हम देखेंगे। तो बेदरा नामक स्थान है जो कि कर्नाटक में स्थित है। वहाँ पर 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच के बीच युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर जो 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच के बीच युद्ध हुआ था उसमें जो है अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था जो कि बंगाल का पहला गवर्नर बनेगा, और उसमें जो है डचों की हार हुई थी और अंग्रेज़ों की उसमें जीत हो गई थी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की जो है उसकी जीत हो गई थी। और हारने के बाद जो डच हैं वो अपना ध्यान दक्षिणी पूर्व स्थित इंडोनेशिया, मलेशिया, मलक्का इन सभी देशों पर जो है कब्जा किया, यानी कि भारत से वो लोग जो है इस युद्ध के बाद, यानी बेदरा नामक जो स्थान है कर्नाटक में, उसमें जो है 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों और डचों के बीच युद्ध होता है जिसमें डच हार जाते हैं। तो हारने के बाद जो है वो इंडिया से चले जाते हैं, कहाँ पर, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, मलक्का पर। भारत को छोड़कर इन सभी देशों पर जो है ये अपना इन सभी देशों के बीच व्यापार करना शुरू कर देते हैं और उन पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। इन सभी से जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि बेदरा का जो युद्ध हुआ था वह किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। तो बेदरा नामक जो बेदरा युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और डच के बीच हुआ था, जिसमें डचों की हार हुई और अंग्रेज उसमें जीत गए। ठीक है, आगे हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में भारत आती है और भारत से 1947 ईस्वी में भारत से जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी है
प्राइवेट कंपनी थी इंग्लैंड की, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना होती है 1600 ईस्वी में होती है। आने के क्रम में ये तीसरे स्थान पर है और कंपनी की स्थापना के नंबर पे जो दूसरे स्थान पे है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, उनकी कंपनी की भी स्थापना 1498 ईस्वी में होती है। और दूसरे नंबर पर जो आए थे वो डच आए थे 1602 ईस्वी में, जो कि भारत आते हैं 1605 ईस्वी में। उनकी कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। तीसरा नंबर आने के क्रम में तीसरा नंबर जो इनका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये भारत में 1608 ईस्वी में आते हैं और इनकी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है। तो जब 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय जो है इंग्लैंड की जो महारानी होती हैं एलिजाबेथ होती हैं, एलिजाबेथ वहाँ की महारानी होती हैं। उस समय जो है भारत में कौन शासन करता है? तो भारत में जो है अकबर का शासन रहता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन जब ये लोग भारत आते हैं, भारत जब इस कंपनी की स्थापना होती है तो अकबर शासक रहता है, लेकिन जब ये लोग भारत में आते हैं ये कंपनी, तो उस टाइम जो है जहांगीर का शासन चलता है भारत में, ठीक है। तो भारत जब आते हैं उस टाइम जो है जहांगीर का शासन होता है। जब ये भारत आते हैं उस समय जहांगीर का शासन होता है। और कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वो थॉमस स्मिथ था। कंपनी का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जो था थॉमस स्मिथ था। ये गवर्नर जो है वहाँ की इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनसे जो है 15 वर्षों का जो एकाधिकार लिया। और फिर 1908 ईस्वी में राजा जेम्स ने अनिश्चित काल के लिए इन्हें जो है मोनोपोली या एकाधिकार दे दिया। यानी कि ब्रिटिश कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए जो है एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार या मोनोपोली का अर्थ होता है कि जो यहाँ पर ब्रिटिश के यानी कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी जो होगी वो भारत जो कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी, उसके साथ जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकेगी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी देशों के साथ ही व्यापार करेगी, उसके अलावा इंग्लैंड की कोई भी कंपनी पूर्वी देशों के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती। इसका एकाधिकार 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ ने किया। क्यों किया? क्योंकि जो है एलिजाबेथ ने भी इसमें जो है अपना शेयर डाला था इस कंपनी में, इसीलिए उन्होंने जो है 15 वर्षों का एकाधिकार दिया कि जाओ तुम लोग जो है पूर्वी देशों से व्यापार करो और इंग्लैंड की कोई भी कंपनी जो है पूर्वी देशों से व्यापार नहीं करेगी। लेकिन 1908 ईस्वी में राजा जेम्स ने अनिश्चित काल के लिए जो है अंग्रेजों को जो है एकाधिकार दे दिया कि जाओ पूर्वी देशों से तुम ही लोग जो है व्यापार करोगे। यानी कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी जो है पूर्वी देशों से व्यापार नहीं करेगी। इसी को जो है मोनोपोली या एकाधिकार कहा जाता है। इन्होंने अपना पहला केंद्र 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो केंद्र था वो 1611 ईस्वी में खुलती है और मसूलीपट्टनम में स्थित होती है। इन्होंने जो है अपना उत्तर भारत में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित करती है, जो कि सूरत गुजरात में स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले उत्तर भारत में, यहाँ से हमारा प्रश्न पूछता है कि उत्तर भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी ने अपना जो केंद्र स्थापित किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना पहला उत्तर भारत में केंद्र सूरत में जो है खोलती है, कोलकाता में। सूरत में 1613 ईस्वी में खोलती है और 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम की स्थापना जो है कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है, फोर्ट विलियम की स्थापना। अब यहाँ से हमारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं कौन कौन से बनते हैं? तो पहला प्रश्न बनता है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। भारत में आने के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी चौथी है, तो भारत के आने के क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरे नंबर पे है। और भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला केंद्र कहाँ पर खोला था? तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहला अपना
केंद्र खोला था। और तीसरा जो चौथा हमारा प्रश्न बनता है, उत्तर भारत में पहला केंद्र कौन सी कंपनी और कहाँ पर स्थापित किया था? तो उत्तर भारत में पहली कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, जो कि सूरत में स्थापित होती है 1613 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम देखेंगे केंद्रों का विकास, इनके कंपनियों का जो विकास होता है किस प्रकार से होता है, केंद्र का विकास कहाँ कहाँ स्थापित करते हैं उसे हम देखेंगे। 1608 ईस्वी में जब भारत ये आते हैं तो उत्तर भारत में मुगलों का शासन होता है, जिसमें जो है जहांगीर का शासन होता है। क्योंकि जो है 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसका जो बेटा होता है जहांगीर, वो शासन करता है। यानी कि 1608 ईस्वी में आते हैं तो जहांगीर का शासन होगा। और कैप्टन हॉकिंस जो है 1613 ईस्वी में मुगल दरबार में गया, जो कि एक अंग्रेज है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो की तरफ से और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की तरफ से मुगल दरबार में जो गया था, ये पहला जो दरबारी था मुगल दरबार में, जो कि जाने वाला पहला अंग्रेज था, जो कि कैप्टन हॉकिंस 1613 ईस्वी में गया था, जिसे जो है जहांगीर ने 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि जो है उसे दिया। इंग्लिश खां की उपाधि उसे क्यों दिया और वो 400 का मनसब क्यों दिया था उसे? क्योंकि जो है कैप्टन हॉकिंस जो है जैसे ही मुगल दरबार में जाता है तो इसने जो है जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद करने लगता है, जिससे सुनकर जो है जहांगीर काफ़ी खुश हो जाता है कि एक अंग्रेज होकर हमारी भाषा में, तुर्की भाषा में बोल रहा है, जिससे वो काफ़ी प्रभावित होता है इसके बोलने पर, क्योंकि ये तुर्की भाषा में बात कर रहा था। इसके बोलने की खुशी में जो है जहांगीर काफ़ी खुश हो जाता है, इसीलिए वो जो है 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि उसे देता है जहांगीर ने, जिसकी अनुमति से 1613 ईस्वी में जो है जहांगीर की अनुमति से 1613 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरत में पहला केंद्र ये खोलता है। ठीक है, तो मनसब खां की जो 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को मिलता है, उस किसके द्वारा मिलता है? तो जहांगीर के द्वारा मिलता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे 1615 ईस्वी में टॉमस रो भारत में आता है, जिसे पूरे उत्तर भारत में व्यापार और फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त होती है। 1615 ईस्वी में जो कि राजा जेम्स का राजदूत था, जिसे पूरे उत्तर भारत में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल जाती है। ये जो है जहांगीर के दरबार में जाता है और उससे जो है यह अनुमति प्राप्त कर लेता है, पूरे उत्तर भारत में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। अंग्रेज ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री जो है हुगली में खोला था। बंगाल में सबसे पहली जो फैक्ट्री खोला था वो हुगली में खोला था। किसके शासन में खोला था? तो औरंगजेब के शासन में खोला था 1651 ईस्वी में। 1651 ईस्वी में जो है औरंगजेब के शासनकाल में ये खोलते हैं। बंगाल में कहाँ पर खोलते हैं? तो हुगली नामक स्थान पर ये जो है अपना पहला केंद्र खोलते हैं बंगाल में। और शाह शुजा बंगाल का गवर्नर, जो कि अंग्रेजों को निशान पास दिया करता था, यानी कि निशान पास दिया। निशान एक प्रकार का जो पास होता था, निशान जो है एक प्रकार का पास होता था व्यापार करने के लिए। ये जो है शाह शुजा जो है बंगाल का गवर्नर होता है, इसके द्वारा अंग्रेजों को निशान नामक एक पास होता है उसे दिया जाता है, जिसके द्वारा ये लोग व्यापार करते हैं। निशान प्राप्त जो पास होता था वो 3000 वार्षिक ब्याज होता था, यानी कि ये लोग एक वर्ष में 3000 रुपये शाह शुजा बंगाल का जो गवर्नर है उसे देंगे। उसके बाद जो है इन्हें एक जो है साइन मोहर के साथ इन्हें एक कागज़ मिलता है, यानी पास मिलता था निशान नाम का, जिसे ये दिखाकर ये साल भर जो है व्यापार करते थे, यानी कि वार्षिक जो ब्याज था 3000 रुपये होता था। 1698 ईस्वी में जो है अंग्रेजों को 3 गांव प्राप्त होता है। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव प्राप्त होता है और उसमें जो है और इन तीनों गांवों को जो मिलाकर जॉब चार्नाक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना करता है। इन तीनों गांवों को मिलाकर फोर्ट विलियम की स्थापना जॉब चार्नाक करता है। ठीक है, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने जॉन सरमन व डॉक्टर हैमिल्टन को अंग्रेजों को शाही फरमान दे दिया। शाही फरमान जो था, शाही फरमान क्या था? तो शाही फरमान जो है
सूरत में अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापार करने के लिए उनसे 10,000 वार्षिक ब्याज लिया जाता था और 3,000 वार्षिक ब्याज लिया जाता था। और अंग्रेज़ों ने कहा था कि जो भी एक शर्त अंग्रेज़ों ने रखा था कि जो कंपनी है बम्बई में उनकी जो कंपनी स्थापित है उसके द्वारा जो जितने भी सिक्के ढाले जाएंगे वो उसे जो है संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा जो है अंग्रेज़ों ने मांगा था। तो मुगल शासक ने इसकी आज्ञा उन्हें दे दिया था चलाने के लिए, जिसे जो है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है, यानी कि 3,000 रुपये जो है 3,000 रुपये जो है वार्षिक ब्याज। बंगाल में जो है व्यापार करने के लिए 10,000 रुपये जो है वार्षिक ब्याज। सूरत में व्यापार करने के लिए, और अंग्रेज़ों ने कहा कि बम्बई में जो है जितने सिक्के चलाए जाएंगे वो संपूर्ण मुगल राज्य में चलाए जाएंगे और मुगल में जितने भी है इसकी आज्ञा उन्होंने मुगलों से ली। इसी को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे की जो क्लास है अगले वीडियो में चलेगी, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।